गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट में से, किसी भी क्लोज सरफेस में से यदि फ्लक्स निकलेगा तो उसकी वैल्यू होगी Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और डेफिनेशन ये बोलती है फ्लक्स की कि लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू द फ्लक्स। तो एक डेफिनेशन है और दूसरा गॉस थ्योरम है। हम क्या करेंगे कि डेफिनेशन को गॉस थ्योरम के साथ कंबाइन करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उन चीजों का जिन चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से निकालना पड़ता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बड़ा टफ पड़ता है, गॉस ने बड़ा आसान कर दिया उसको। तो वो कैसे आसान कर दिया उसको देखते हैं। जैसे एक लाइन चार्ज का मैंने इंटीग्रेशन से भी कराया था, लेकिन उसी का जो है वो अब मैं कैसे कराऊंगा, गॉस थ्योरम से कराऊंगा। गॉस थ्योरम से दो स्टेप्स में आता है। पहली स्टेप याद आ गई, डेफिनेशन लगानी है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर फ्लक्स। दूसरी है फ्लक्स बराबर Q अपॉन इप्सिलॉन 0 1 इक्वल टू 2, बस खत्म। ठीक, तो लिखना चालू करें। सबसे पहले नंबर 1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। कौन सा चार्ज? लाइन चार्ज। अब होता क्या है, देखो कोई भी चीज ले लो, एक वायर ले लो, वायर को ऐसे सिर से रगड़ो, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इसको बोलेंगे लाइन चार्ज। पूरा लाइन है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन, इसलिए को क्या बोला, लाइन चार्ज। अब ये जो लाइन चार्ज है ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। फील्ड कैसा दिखता है, तो यहां से एक तीर इधर, एक तीर इधर, एक तीर इधर, एक तीर इधर। इसका मतलब इसका फील्ड एक तरीके से बोतल साफ करने का ब्रश आता है बच्चों की, दूध की बोतल साफ करने का ब्रश, उसमें जो ब्रिसल्स निकले रहते हैं वैसा दिखता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइन चार्ज का कोई पूछेगा कैसा दिखता है, तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से निकला रहता हूं। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से निकला हुआ है सब दूर, उसको हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस से कवर अप करना। आई बात समझ में, गॉसियन सरफेस से कवर अप करना है। उसके बाद क्या करना है कि एक बार डेफिनेशन लगानी है और एक बार क्या लगाना है, गॉस थ्योरम। अब सवाल ये है कि पूछा क्या है, तो उसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। कहां पूछा है, तो जगह बतानी पड़ेगी। तो मान लो कि P पॉइंट पर पूछा है, P पॉइंट पर। ठीक है, एट पॉइंट P पॉइंट पर पूछा है, तो P पॉइंट की दूरी बतानी पड़ेगी उसको, लाइन चार्ज से कितनी है। तो उसने बताई कि R दूरी पे है। हमने कहा ठीक है, अब R दूरी पे है ना, तो इस फ्लक्स को कवर करने के लिए, फ्लक्स है ना, लाइन है, लाइनों को कवर करने के लिए बेस्ट सुटेबल सरफेस क्या है। सोचो, स्फीयर से गोला गोल घुमा दूं, इसके ऊपर कवर कर दूं, कि क्यूब से कर दूं, कि सिलेंडर से कर दूं, कि रेक्टेंगल से कर दूं, तो सबसे अच्छा आंसर है सिलेंडर से कर दो। सिलेंडर से पूरा पूरा कवर हो जाएगा। जैसे ये फ्लक्स इसमें ना, इसके अंदर यूं लगा दो तो सिलेंडर से पूरा पूरा कवर हो जाता है। अब सिलेंडर में क्या होता है कि दो कैप्स होती हैं, ये टोपी, एक CAPS कैप्स नीचे और ऊपर, दो कैप्स, और एक होती है स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस। तो एक सरफेस सिलेंड्रिकल हो गई और दो हो गई इसकी ऊपर और नीचे के ढक्कन। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये सरफेस ही क्यों चुनी और कोई सी क्यों नहीं, तो उसका रीजन ये है कि गॉस ने ऐसा बताया था कि मेरा थ्योरम हर जगह लगता है। बहुत ध्यान से समझना, थ्योरम हर जगह लगता है, लेकिन सरफेस ऐसी चुनो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो 90 डिग्री पे आए एरिया वेक्टर के साथ, या फिर वो 0 डिग्री पे आए एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, तो गॉस ने क्या टिप दी कि एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर से 90 डिग्री या 0 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये अगर हो जाए तो बहुत ही आसानी से, नहीं तो गॉस का थ्योरम लगता सब दूर है। ठीक है, एरिया वेक्टर से 90 डिग्री। अब यहां देखो, सिलेंडर में एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं, तो ये सिलेंडर है, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो पेन ले लो, इसके ऊपर लगा दो यहां पे ये एरिया। ठीक है, ये इसका एरिया इस तरीके से, ये एरिया ऐसे चलेगा, 90 डिग्री पे होता है सरफेस से, पेन लगा दो बस सिंपल, ये एरिया, ये इसका एरिया, ढक्कन का एरिया ऊपर,
नीचे वाले का एरिया नीचे, इधर वाले का एरिया इधर, इसका एरिया इधर, इस तरीके से एरिया होता है। ठीक है, हर फ्लैट सरफेस का ऐसा ही एरिया होता है। जैसे एक क्यूब है तो इसका एरिया क्या होगा, ये इसका ऊपर का एरिया, ये इधर का एरिया, ये इसका इस साइड पूरी सरफेस पे एक जैसा है। लेकिन सिलेंडर में यूं जब घुमा रहे थे ना तो ये पेन यूं घूम रहा था क्योंकि कर्व सरफेस थी। तो सरफेस एरिया क्या होता है, उसी के ऊपर पेन रख दो, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां सरफेस एरिया कैसा है इतने हिस्से में, तो तुमने क्या बोला कि सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया का मैंने ds लिख दिया, ds सरफेस, ds सरफेस। अगर मैंने पूछा नीचे क्या है तो तुमने बोला कोई सी भी जगह ले लो, नीचे पूरे ढक्कन पे एक जैसा। ऊपर पूछा तो ऊपर भी ds, इस साइड पूछा तो इस साइड ds। अब मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किधर है, तो तुमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरो बनाया आपने, खुद ही ने बनाया, आपको ही नहीं पता क्या। तो ये एरो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड है, यहां एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड है, यहां एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड है। ठीक है, इस साइड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां बोले तो इधर है, ये बोतल का ढक्कन, बोतल का ब्रश सॉरी। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और यहां पर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। यहां पे फिर से 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि कैप्स पे 90 डिग्री हो जाता है और बची हुई सरफेस पे 0 डिग्री हो जाता है। बस, तो बात सही हो गई। एरिया वेक्टर से 90 डिग्री या 0 डिग्री हो जाए, बहुत ही अच्छी बात। नहीं होगा तो गॉस थ्योरम लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं लगा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो कठिन हो जाता है, इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे हम उस लेवल का। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज के लिए हमने क्या बोला कि गॉसियन सरफेस से कनेक्ट कर दो। अब सबसे पहले मैं डेफिनेशन से लूंगा, डेफिनेशन क्या बोलती है, फ्लक्स की। फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगाया ना कॉस थीटा। तो सबसे पहले कैप्स के लिए निकाल रहा हूं मैं, कैप्स के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। बोलो कैप के लिए थीटा कितना, अरे टोपी के लिए थीटा कितना, अरे 90 डिग्री। ठीक है, फटाफट, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो फ्लक्स इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैप्स के लिए होगी। आप कर्व्ड सरफेस के लिए बोलो, कर्व्ड सरफेस के लिए बोलो, ये दोनों कैप के लिए है ना, दोनों कैप्स के लिए, इसलिए कैप से लिख दिया मैंने। कर्व्ड सरफेस के लिए बोले तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds डॉट cos 0। cos 0 1 होता है, इसका मतलब ये आ गया, E बाहर ले लेता हूं मैं, E सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। E क्यों बाहर ले लिया, क्योंकि सब दूरी एक जैसा कर्व सरफेस पे, जो E यहां है वही E यहां है, क्योंकि जो दूरी इधर है वही दूरी इधर है। अब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब एरिया ऑफ ds, ये छोटे छोटे एरिया, ऐसे कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया रखना पड़ेगा यहां। तो यदि इसकी लंबाई l हो और इसकी रेडियस r हो तो एरिया होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर तो सरकमफरेंस इनटू एल उसकी लेंथ, तो इट इज 2 पाई आर एल। ये आ गया फ्लक्स भाई कर्व सरफेस का। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो टोटल फ्लक्स बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार टोटल फ्लक्स दिस प्लस दिस, तो यही हो गया, दैट इज इक्वल E इंटू 2 पाई आर। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद सेकंड नंबर पे बाय गॉस थ्योरम, हर केस में ऐसे ही करना है। पहले का ऐसे निकालना, पहले निकालना डेफिनेशन से, फिर निकालना का ऐसे गॉस थ्योरम से। अब गॉस थ्योरम लगाओ। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सिलेंडर, गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ जाएगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देने से मिल जाता। तो ये हो गई भाई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये फ्लक्स बताया गया डेफिनेशन के अनुसार और ये फ्लक्स बताया गया गॉस थ्योरम के अनुसार, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही सच बोल रहे हैं। अब दोनों ही सच बोल रहे हैं तो 1 और 2 को इक्वेट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, 1 इज इक्वल टू 2, तो इट इज E इंटू 2 पाई आर एल विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, E इज इक्वल टू नीचे जाएगा, तो Q अपॉन 2 पाई आर एल इप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात समझ में आई। अब एक चीज ये समझे, यहां थोड़ी जगह बची है, उपयोग कर लेते हैं उसको।
एक चीज ये समझें कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेमडा बोलते हैं. इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. जगह नहीं है वहां पर, ठीक है. लीनियर चार्ज डेंसिटी नीचे लिख देता हूं. तो जहां पे भी Q बाय एल आया है ना, उसकी जगह तुम लेमडा लिख सकते हो. Q बाय एल की जगह लेमडा. और अगर मैं ऊपर 2 डाल दूं और नीचे 2 डालूं तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये आया समझ में? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़े, तो 2 ले लिया ऊपर. अब बचा क्या? Q बाय एल. Q बाय एल को मैंने लिखा लेमडा और नीचे आ गया R. बस ये आ गया बढ़िया फॉर्मूला इसका. ये फॉर्मूला ये बताएगा कि इस जगह पे कितनी इंटेंसिटी है. ढक्कन पे पूछे तो 0 बोल देना. ढक्कन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. यहां पे है सरफेस पे, क्योंकि ढक्कन पे एरिया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फ्लक्स ही नहीं है वहां पे. ठीक है, तो फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है. तो ये वाली जो जगह है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बची हुई जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय आर. ठीक, लिख लें फटाफट. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आर क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर या डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. चलिए मिटा रहा हूं मैं. दूसरा हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स, चार्ज स्फीयर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स. अब यहां पे ये जानना जरूरी है कि स्फीयर कितने प्रकार के हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स. 4 प्रकार के गोले होते हैं. बोले कैसे? बोले छोटे गोले, बड़े गोले, बहुत बड़े गोले और बहुत छोटे गोले. जस्ट जोकिंग. गोले 4 प्रकार के होते हैं क्या? तो बोले देखें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर. पहला हॉलो, दूसरा सॉलिड. ठीक है, एक जो स्फीयर है वो सॉलिड है. सॉरी, एक स्फीयर जो है वो कैसा है? सॉलिड है. ठीक है, और दूसरा जो स्फीयर है वो कैसा है? वो हॉलो है. तो बोले तुम तो, हमको तो दोनों एक जैसे लग रहा है. खोल के दिखा देता हूं ना. हॉलो है, देख लो, हॉलो है. ठीक है, तो ये हॉलो है, वो सॉलिड है. ठीक, अब उसको खोल के नहीं दिखा सकते, वो है ही सॉलिड. तो अब एक सॉलिड है और एक हॉलो है. इसमें से भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि एक कंडक्टिंग हो, एक नॉन कंडक्टिंग हो. जैसे ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ऐसे अगर मेटल की बॉल होती तो कंडक्टिंग होता. तो एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, ऐसे भी 2 हो जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, तो हॉलो के 2 पार्ट्स करें. हॉलो यानी क्या? खोखला. ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स करें. कौन कौन से? कंडक्टिंग और दूसरा क्या? नॉन कंडक्टिंग. कंडक्टिंग का मतलब जिसमें करंट बहता है, जैसे मैं एग्जांपल मेटल का, चांदी का बना हुआ. नॉन कंडक्टिंग यानी क्या? प्लास्टिक का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, कागज का बना. ऐसे कैसे? सॉलिड भी हो सकता. सॉलिड भी कंडक्टिंग हो सकता है. लोहे का बना है पर पूरा अंदर अंदर तक लोहा भरा हुआ. ठीक है, तो ये वाला पूरा लोहे का बन सकता है. दूसरा नॉन कंडक्टिंग, अपन ने प्लास्टिक का जगह लकड़ी का ले लिया पूरा गोला. ठीक है, वुड का ले लिया. ये एग्जाम्पल है ये. ठीक है, तो कुल मिला के 4 तरीके के गोले हो सकते हैं. चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता. अब 4 तरीके के जो गोले हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक गोले के 3-3 तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड है. यानी 4 × 3 12 केसेस होगा. इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक साथ पढ़ाया मैंने. ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर में 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है. वो जगह है कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, इनसाइड, कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर, ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर, और एक आउटसाइड. यानी कि या तो अपन अंदर बैठे हैं या हम उसकी सतह पे ही चढ़ के बैठे हैं, जैसे अपन पृथ्वी की सतह पे चढ़ के बैठे हैं, या फिर अपन उसके बाहर, जैसे अपन चंद्रमा पे चले जाए, या फिर अपन गड्ढा खोद के बोरिंग करके अर्थ के अंदर चले जाए. तो इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस. क्लियर हुई बात? ये 3 पॉइंट्स पे निकालना.
इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड। 3 पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तीनों में 3-3 पे निकालना है। तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब कंफ्यूजन होगा 12 स्फीयर्स, तो सबसे पहले वहां पे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कि हॉलो नॉन कंडक्टिंग कि सॉलिड स्फीयर विच इज कंडक्टिंग। तो इस तरीके से पहले देखना, फिर ये देखना पॉइंट किस पे पूछा गया है और फिर उस हिसाब से उसका फॉर्मूला बनाना। अब मैं इसको सरल करने के लिए क्या करता हूं, तुमको एक फैक्ट बताता हूं, उससे क्या होगा कि कुछ सरल हो जाएगा। फैक्ट ये है कि अगर तुमने कंडक्टिंग को चार्ज दिया तो सरफेस पे आ जाता। क्यों? कंडक्टिंग को चार्ज दिया तो सरफेस पे क्यों आ जाता? सुने, कंडक्टिंग को चार्ज देंगे तो सरफेस पे आ जाएगा। ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई बहुत आसान हो जाएगी चीज। कंडक्टिंग को चार्ज दो तो सरफेस पर आ जाता है। अच्छा, एक कॉम्प्लिकेशन और बता देता हूं, लेकिन वो जनरली नहीं पूछते, पर फिर भी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए बात। ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पे यदि आ गया है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इससे भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब तक वो बता नहीं रहा तो आप ऐसा मान के चलते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का 1 प्लस इधर 1 प्लस इधर, फिर 1 प्लस इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, ये यूनिफॉर्मली है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली में ऐसा कुछ हो जाएगा, एक ही तरफ भीड़ लग जाएगी, एक तरफ नहीं होगा। ठीक है, उसका अपन इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से नहीं निकाल पाएंगे, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। दूसरी चीज, हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से भी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से नहीं निकल पाएगा वो। ठीक है, तो उसके अंदर हम कुछ एक अप्रोक्सीमेशन बता देंगे कि हाँ यहाँ पे इतना तक हो सकता है। ठीक है, तो वो सिर्फ पता रखना है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, पूछा नहीं जाता, लेकिन पता होना चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग में इस तरीके का हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग में, कंडक्टिंग में नहीं हो सकता। कंडक्टिंग में अपने आप ही जो है वो फैल जाता है। ठीक है, तो पहली चीज, कंडक्टिंग को चार्ज दो तो सरफेस पे आ जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बात खत्म, यानी कंडक्टिंग का तो काम ही खत्म हो गया। कैसे? जैसे मान लो तुमने कंडक्टिंग को चार्ज दिया, 2 चार्ज यहां दे दिए। कंडक्टिंग समझते हो ना, मेटल का बना हुआ है, मेटल का, लोहे का, चांदी का। तो 2 चार्ज दिए, तो ये दोनों चार्ज क्या दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है तो एक दूसरे से बोलेंगे कि भाई जितनी ज्यादा दूरी पे हो उतनी ज्यादा दूरी पे जा, टेंशन खत्म कर। ये सबसे ज्यादा दूरी पे इससे यहां हो सकता, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट। अगला चार्ज दोगे तो इससे और इससे दोनों से दूरी बनाने की कोशिश करेगा, बताओ कहां बैठेंगे फिर ये? तीसरा चार्ज कहां बैठेगा? यहां बैठेगा क्या? ये सही है, इधर ज्यादा जगह खाली है। ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 60-60 डिग्री पे, एक यहां और तीसरा यहां, क्योंकि अब इनके बीच में सबसे ज्यादा दूरी तभी हो सकती है जब ये 120 और 120 360 डिग्री हो जाए, 60 नहीं 120 डिग्री पे अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अरे धक्का मुक्की लगेगी, इधर मारेगा वो उधर मारेगा, अपने आप रीसेट। उसके बाद मान लें कि 4 दे दिए तो 2 इधर और 2 इधर बैठेंगे, इनके बीच में अभी सबसे ज्यादा दूरी। अब ये समझ में आ गया, 5 दे देंगे तो वो उस हिसाब से सेट हो जाएगी, इस 6 दे देंगे तो वो सिमेट्रिकली सेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है मेटल पे। नॉन मेटल पे नॉन हम कर सकते हैं जैसा चाहे। जैसे कि ये प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, इसको तुमने देखा होगा क्रिकेट वाले ऐसे रगड़ते रहते हैं, खुजली तो हो नहीं जाती। उसका तरीका एक्चुअली इसमें फिजिक्स से मैग्नस का नियम लगता है उसके अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे। तो इसको जो है वो एक तरफ से रगड़ने से जो है वो मान लो चार्ज हो गई, ठीक है। अब इधर से चार्ज हो गई, इधर से नहीं हुई, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। इधर का चार्ज इधर, तुम बोलोगे इधर का चार्ज इधर क्यों नहीं चला जाता जैसे उधर गया? अरे मेटल की थोड़ी है, प्लास्टिक में चार्ज इधर से उधर खड़ी आएगा, यहीं बैठा रहेगा वो। तो आई बात समझ में? तो इसलिए जो है वो चार्ज इस केस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, मेटल में पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे ही दोगे वो अपने आप ही प्रॉपर्टी उसकी अपने आप ही धक्का मुक्की करके वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे। जैसे ये डब्बा मेटल का होता ना, तो क्या होता है, ये यहाँ पे चार्ज देते तो इधर उधर कहीं चला जाता, अपने आप ही एक इधर तो एक इधर, एक इधर, इससे दूर दूर चला जाता, ठीक है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो रिपल्शन करा देगा।
तो ये समझ में आई बात। कंडक्टिंग को चार्ज दो तो सरफेस पे आ जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बचा नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज हम कैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग हॉलो में चार्ज सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पर होता है। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे होता है, अंदर क्यों नहीं होता? अरे अंदर कुछ है ही नहीं तो होगा कैसे? थोड़ी तो अकल लगाओ। अंदर कुछ है ही नहीं तो चार्ज कहां से होगा? यहां पे चार्ज तो इसी पे आएगा ना। प्रॉब्लम इसकी है कि हॉलो है, तो सरफेस के अलावा और रह भी कर सकता। ठीक है, इसलिए हॉलो में सरफेस पे ही रहेगा। ठीक, तो नॉन कंडक्टिंग हॉलो में चार्ज सरफेस पे होता। इसका मतलब इन तीन में से सरफेस पे ही होता है। और अपन इसको अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माने, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारे सिलेबस में है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माने डिफॉल्ट। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, बस इतना बता रहा हूं, हो सकता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यदि माने तो इसका मतलब इसमें भी सरफेस पे, यानी कि ये जो डायग्राम मैं बनाऊं अगर ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का, तो ये इन तीनों का बन जाएगा, तीनों का एक जैसा। अरे कंडक्टिंग में भी सरफेस पे आ जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। नॉन कंडक्टिंग में भी आ जाता है हॉलो वाले केस में। तो इसका मतलब कंडक्टिंग मेटल में सरफेस पे आएगा क्या? कंडक्टिंग मेटल में आएगा क्योंकि मेटल का बना। नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक खोखले में आएगा क्या? हाँ, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, सरफेस पे ही होगा। तो इस वाले में भी सरफेस पे है, इस वाले में भी सरफेस पे है। सॉलिड है, कंडक्टिंग है, सरफेस पे होगा क्या? हाँ, कंडक्टिंग है तो सरफेस पे ही आएगा। बस एक यही अजीब है, ये वाला नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, लकड़ी की गेंद। इसमें अंदर भी हो सकता है चार्ज, क्योंकि अंदर चार्ज दे दोगे, अगर इंजेक्शन से अंदर चार्ज दे दिया बॉल के अंदर, लकड़ी की बनी हुई या लकड़ी या किसी की भी चीज की, प्लास्टिक की, यहां चार्ज डाल दिया तो ये सरफेस पे नहीं आ पाएगा अगर तुमने इंजेक्शन से दे दिया तो। इसका मतलब अंदर चार्ज पड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लकड़ी है, वो प्लास्टिक है, वो नॉन कंडक्टिंग। बाहर कैसे आएगा? मेटल होता तो आ जाता बाहर। आई बात समझ में? तो कुल मिला के कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, जिसमें से इस पे भी सरफेस पे होता है, इसमें सरफेस पे होता है, इसमें सरफेस पे होता है, इसमें सरफेस पे होता है, लास्ट वाले में सरफेस पे नहीं होता, सरफेस पे नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को यह पता पड़ा कि ये तीन के तो एक ही जैसे फॉर्मूले आएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि जब सरफेस पे है तो उसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर कोई गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसमें कोई चार्ज कैद ही नहीं होगा, और जब चार्ज कैद ही नहीं होगा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। इसका मतलब इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अंदर सरफेस पे हो सकता, बाहर हो सकता। ठीक है, इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसमें अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्योंकि अंदर अंदर तक चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, अंदर अंदर तक चार्ज भरा हुआ है। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कैसा होता है पता है? जैसे मोतीचूर का लड्डू। ठीक है, मोतीचूर का लड्डू समझते हैं? जैसे एक तो ये है, इसमें ऊपर ही ऊपर है, अंदर कुछ नहीं है। मोतीचूर का लड्डू आता है, उसके अंदर अंदर भी चूरा भरा रहता है कुछ। ठीक, तो उसके अंदर कण कण में चार्ज होता है, अंदर अंदर तक चार्ज होता। ठीक है, अनार के दाने मान लो, अनार अंदर अंदर तक दाने हैं और अंदर अंदर तक चार्ज है, तो भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी होगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। किसमें? इस वाले की बात कर रहा हूं। और बचे हुए सब में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। ठीक है, तो ये जो 3 है 1 2 3, इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि चार्ज सरफेस पे होगा। चार्ज सरफेस पर है।
ठीक है, किताबों में क्या होता है, एक दिया रहता है, फिर दूसरा दिया रहता है, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा दिया रहता है। बच्चे को समझ ही नहीं पड़ता करना क्या हो, बेचारा 12 याद कर करके परेशान हो जाता। 3 तो एक जैसे, ठीक है, 3 एक जैसे हैं, समझो उसको, तो 3 एक जैसे हैं, तो ये 3 एक जैसे हैं, ये एक अलग है। इसका मतलब अगर अपने को फॉर्मूले बनाने हैं, ये 3 के एक जैसे बन जाएंगे। अंदर किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सरफेस पे है, तो सरफेस पे चार्ज के अनुसार निकाल देंगे और इसका एक अलग बना देंगे। ठीक, तो आप मिटा रहा हूं मैं इसको, नोट कर लें। अब सिर्फ 2 केस बनेंगे। कौन कौन से 2 केस? पहला, ठीक है, कौन सा, हॉलो या फिर कंडक्टिंग। ये तीनों में, हॉलो और कंडक्टिंग, ये तीनों केसेस में बाहर रहता है सरफेस के। तो ये केस नंबर कौन कौन से, 1 2 3, ये एक साथ लूंगा मैं, 1 2 3, केस नंबर 1 2 3 एक साथ, फिर चौथे नंबर पे एक अलग। चलिए नोट कर ले फटाफट। मिटा रहा हूं। केस नंबर 1 2 3 एक साथ और केस नंबर 4 एक साथ। 4 अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। अब हेडिंग डाल दें, केस नंबर 1 2 3, केस 1 2 3। 1 2 3 मतलब या तो सॉलिड मेटल का हो, यानी सॉलिड कंडक्टिंग, या फिर हॉलो कंडक्टिंग, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये तीनों केस एक जैसे हैं। अब देखो, इस तीनों केसेस में भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला अपन बात करेंगे इनसाइड की, फिर अपन करेंगे ऑन द स्फीयर, फिर अपन करेंगे आउटसाइड की। ठीक है, ये 3 केस। अब इसके अंदर मैं पहला ले रहा हूं। पहला, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। देखें, इनसाइड द स्फीयर में ये स्फीयर है, तुमने चार्ज दिया तो सरफेस पे आ जाएगा। अब तुमने बोला कि मैं डेफिनेशन से और गॉस थ्योरम से निकाल लूंगा, इसको इक्वेट कर दूंगा। तो हमने बोला कि अंदर की बात कर रहा है ना वो, तो अंदर मान लो कि यहां से r डिस्टेंस पे मुझे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या बोला, पहले गॉसियन सरफेस से घेरो उसको। तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना दी। ठीक है, क्या इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज आया? तो उसका आंसर है नो चार्ज। नो चार्ज इसलिए फ्लक्स ही 0 है। तो फ्लक्स ही 0 है, तो इसको यदि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटीग्रेट के बराबर भी कर दोगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगा, क्योंकि इधर कुछ भी रखते हैं और 0 के साथ खत्म होता जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 आता। ठीक है, वो तुम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी समझ सकते हो, बहुत ही आसान है, तक कुछ कठिन करने की बात ही नहीं है। चार्ज लाओ डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू। प्लस डेल्टा क्यू क्या होता है? टेस्ट चार्ज। इस पे फोर्स देखो, ये वाले को देखो, ये वाले ने फोर्स लगाया इसके ऊपर इस साइड, और इस वाले ने फोर्स लगाया इस साइड, काटा है। पतंग उड़ाते थे, चिल्लाते काटा है, तो ये काट दिया। अब इसने इधर साइड, इस वाले ने इस साइड, और इस वाले ने इस साइड, फिर काटा। इस तरीके से सभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएंगे ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं अंदर, बात खत्म हो गई। गॉस ने भी यही बोला। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा, ऑन द स्फीयर। ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर की बात करें तो ऑन द स्फीयर की बात करें तो उस केस में इसको मिटाना पड़ेगा, तुम नोट कर लो, उसको जगह चाहिए मुझको। पॉज दबा लो फटाफट। चलिए मिटा रहा हूं मैं। ऑन द स्फीयर की बात करें, देखें सेकेंड केस, ऑन द स्फीयर।
ऑन द स्फीयर इसका मतलब स्फीयर पे ही, स्फीयर पे तो चार्ज। अब मुझे बताओ कि स्फीयर पे चार्ज है तो इसकी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा कि नहीं? अगर मैं इसकी गॉसियन सरफेस इसी पे खींच दूं तो उसका आंसर आएगा। ठीक है, तुम बोलोगे सरफेस, तो जस्ट सरफेस पे खींचने पे भी आ जाता है। तो ये लाल कलर के ऊपर जो मैं डॉट बना रहा हूं नीले कलर का, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस में चार्ज आ गया। कितना? क्यू, जो पूरे उसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर भी चार्ज क्यू है, गॉसियन सरफेस भी चार्ज। अब बताओ स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस क्यों ली? तो ये बताओ कि अगर पॉइंट चार्ज है या स्फीयर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? तो ऐसा रहता, सब दूर से बाहर निकला हो, 3 डायमेंशन। ये जैसा ही शेप है ऐसे ही स्फीयरिकल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कीले गाड़ दो इसके अंदर, तो स्फेरिकल सरफेस का भी ऐसे ही होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था तुमको, ये ठीक है, ये अगर मैं स्फीयर के ऊपर लगा दूं ऐसा, तो ऐसा रहता है इसका सब दूर से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब दूर ऐसी कीलें निकली रहती है। आलपिन निकाल दी है मैंने, इस तरीके से निकली रहती है बाहर की तरफ। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर का हमको पता पड़ गया है कि वो तो बाहर की तरफ निकला होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से स्फीयर का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है तो हमें एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनानी है जो इससे 90 डिग्री पे हो या 0 डिग्री पे हो। तो सबसे अच्छी है ना ये वाली, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी तो यूं ही निकला रहेगा, इधर साइड ही। एरिया वेक्टर ऑफ द स्फीयर वो भी तो इधर ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। एरिया वेक्टर समझते हो ना? एरिया वेक्टर मतलब स्फीयर के ऊपर एरिया वेक्टर ये, वो भी ऐसा ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये एरिया वेक्टर मान लो, दोनों के बीच में हमेशा ही एंगल 0 डिग्री बना रहे। ठीक है, दोनों पेन्स के बीच में हमेशा ही एंगल 0 डिग्री बना रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमने ऐसी चूज करी जिससे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब तरीका क्या है? पहले तो अपन निकालते हैं बाय डेफिनेशन और फिर हम निकाल लेते हैं बाय गॉस थ्योरम, बराबर कर देते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, सॉरी फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स निकालते हैं ना अपन को। बाय डेफिनेशन फ्लक्स ई डॉट डी एस डॉट कॉस 0। ठीक, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई बाहर कर दिया। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, क्या तुम्हें सरफेस ऑफ द स्फीयर पता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे आर उसकी रेडियस है, कैपिटल आर, जहां पे आर उसकी रेडियस है, कैपिटल आर इज द रेडियस, 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर डिस्टेंस होता है, स्मॉल आर इज डिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज रेडियस। ठीक, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 1 करके छोड़ दी। अब क्या करेंगे? बाय गॉस थ्योरम। सेकेंड नंबर पे क्या करते हैं? बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि भाई फ्लक्स चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, तो 1 बराबर 2 है और 1 बराबर 2 है तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो E इज इक्वल टू अपॉन में ले जाना तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। एक तरीके पॉइंट चार्ज जैसे ही आ गया, लेकिन आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर है क्योंकि स्फीयर के ऊपर निकाल रहा। ये ऑन द स्फीयर हो गया, अंदर तो 0 था, ऑन द स्फीयर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सुने, ये जो ऑन द स्फीयर वाला केस है, ये अब मैं बार बार कराने वाला नहीं हूं, ये चारों पर लगेगा, चारों पर। ठीक है, ऐसा क्यों? चारों पे क्यों लगेगा? अरे चारों में 3 तो लग ही रहा है, चौथे में भी चार्ज अंदर ही है। अगर चौथे में सब दूर चार्ज है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो Q टोटल ही आएगा ना, जो यहां पे मैंने लिखा है, तो Q ही रहेगा। तो ये चौथे पे भी तो यही लग जाएगा और उसका फॉर्मूला भी यही आ जाएगा। इसका मतलब ऑन दी सरफेस के लिए चारों का फॉर्मूला एक जैसा है।
ठीक है, ऑन दी सरफेस के लिए चारों का एक जैसा है, आउटसाइड द सरफेस के लिए चारों का एक जैसा है, बस इनसाइड में एक गड़बड़ कर देता है, बाकी वो तीन का एक जैसा। ठीक है, तो ये चारों पर एक जैसा है, चारों केस है। ठीक, तो ये यहां पे स्टार बना के लिख लेना, चारों पर, इन ऑल फोर केसेस। चार्ज तो अंदर जो एनक्लोज होगा वो क्यू ही होगा ना, भले अंदर अंदर तक हो या ऊपर ऊपर तक हो। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 100 कूलम, ऐसे सरफेस पे गोला बना के अगर अंदर 100 कूलम है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। ऐसे ही तो कर रहे हैं अपन सॉल्व। ठीक, तो ये हो गया अपना। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे ले रहा हूं। थर्ड नंबर पे आउटसाइड द स्फीयर। अब देखें, इसी को मिटा के बना रहा हूं। थर्ड नंबर आउटसाइड द स्फीयर, ये भी चारों पे लगेगा। आउटसाइड द स्फीयर कोई जगह है तो उसमें अपन ने बोला कि बाहर है तो इसका डिस्टेंस आर, क्योंकि आर डिस्टेंस है, आर रेडियस, छोटा आर। तो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे फिर से लिख देंगे सब चीजें। वैसा का वैसे ही है, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म्स में आने लगेगा। सबसे पहले हमने क्या बोला कि चारों गोले के लिए चार्ज अंदर है, चाहे सरफेस पे लो चाहे किसी पे भी लो, क्यू चार्ज है इसके ऊपर, उसकी रेडियस आर। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो सभी बाहर ऐसे सूरज की रोशनी जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेंगे बाहर। और यदि एक पॉइंट बोल दिया उसने कि ये पी है और इस पॉइंट पी पे तुम्हें गॉसियन सरफेस बनानी है, तो ये गॉसियन सरफेस बनेगी और इस गॉसियन सरफेस का ये एरिया वेक्टर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा और इस पॉइंट P का डिस्टेंस होगा स्मॉल r। इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल r, जबकि रेडियस होगी कैपिटल R। अब चूंकि आउटसाइड द स्फीयर है तो अपन सबसे पहले लगाएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के अनुसार फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds डॉट cos 0। ये तो समझ में आ गया होगा, 0 के लिए मैंने E में बाहर ले लूंगा तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds बचेगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या? बोलो। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब इसका, ये लाल लाल वाले हिस्से का एरिया, लाल लाल वाले हिस्से का एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्फीयर ही तो होगा। अरे गोले को घेरोगे तो गोले से की रोशनी को घेरोगे तो गोले से ही घेरोगे ना, और बड़े गोले से घेर लिया तुमने उसको जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। बड़े गोले की रेडियस स्मॉल आर है और छोटे गोले की रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये यहां पे क्या लिखा? E इंटू दिस, तो उससे फ्लक्स मिलेगा E 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्फीयर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो कि सत्य है। उसके बाद गॉस ने क्या बोला? गॉस ने बोला कि जितना चार्ज अंदर एनक्लोज कर लिया उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। अब एनक्लोज चार्ज तो चारों गोलों में क्यू ही चार्ज है ना। ठीक है, चारों तरीके के गोले में क्यू ही चार्ज बोल रहे हैं अपन। अब पूरा अंदर एनक्लोज हो गया, इसलिए फ्लक्स के अनुसार इट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। और 1 भी सत्य है, 2 भी सत्य है, तो 1 2 के बराबर है। दोनों आपस में बराबर करो तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। वैसा ही आ गया जैसे पहले आया था, बस r की जगह स्मॉल r हो गया। ये चारों के लिए सत्य है, फॉर ऑल 4, फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो अंदर बाहर सब दूर हो गया 3 में, और 2 केसेस हो गए अगले वाले के भी। अगला वाला मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसमें अंदर अंदर तक चार्ज है, अनार, मोतीचूर का लड्डू, उसका सिर्फ अंदर का केस अलग है, क्योंकि उसमें अंदर जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना तो उसमें पूरा चार्ज नहीं आता, थोड़ा चार्ज बाहर रह जाता, और अंदर चार्ज होता है इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं अंदर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, लास्ट केस और कर लेते हैं। लिखें, सब मिटा रहा हूं। सबसे पहले कौन से टाइप का स्फीयर है दिमाग में डालें। कौन से टाइप का बच्चा है? सॉलिड की हॉलो, मतलब सॉलिड, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसीलिए अंदर चार्ज रह गया, बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बचा है, सॉलिड।
सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहां है? तो बोले अंदर अंदर तक भरा है। यही स्पेशल केस है, अंदर अंदर तक भरा है मतलब। तो ये चार्ज ऐसे भरा हुआ, अनार के दाने, मोतीचूर का लड्डू। अब जब अंदर अंदर तक चार्ज भरा है तो इसमें किसी पॉइंट पे उसने पूछा है कि ये बताएं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब अंदर अंदर तक चार्ज भरा है तो किसी पॉइंट पे, सेंटर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो इसका डिस्टेंस आर होगा और कैपिटल आर तो रेडियस होती है। तो ये जो आर बनाया है इस पे गॉसियन सरफेस खींचो, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इट इज द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस जो खींच दी है उसके बाद तुम्हें क्या करना है? बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस डॉट कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 होता है तो बचा क्या? ई बार सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इतने हिस्से का सरफेस इंटीग्रेशन यानी इतने हिस्से का एरिया। सिंपल सी बात है, सरफेस इंटीग्रेशन मींस एरिया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, सत्य है। अब बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। असत्य है, असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ये चार्ज पूरा का पूरा अंदर इनक्लोज नहीं है। क्यू चार्ज यहां से यहां तक का है और लेकिन इतने के अंदर कम चार्ज आया, कम चार्ज आया तो ये क्यू नहीं होगा। ऊपर वाला सत्य है पर ये गलत है, अंदर क्यू डैश चार्ज आएगा, ठीक है। तो जो चार्ज एनक्लोज होगा वो पूरा नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पूरा चार्ज गॉस की सरफेस में कैद नहीं हुआ। कैद नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो हुआ कितना? ये इसके अंदर कितना चार्ज है, कैसे निकलेगा? तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो डेंसिटी बाहर है वही डेंसिटी अंदर है। डेंसिटी समझ में आती बात? जितना मोतीचूर का लड्डू बाहर टाइट था उतना ही अंदर भी टाइट है। इसका मतलब डेंसिटी समान है, और अगर डेंसिटी समान है तो अंदर की डेंसिटी को पूरे की डेंसिटी के बराबर कर सकते हैं। तो अपन यहां पे क्या करेंगे? हम उसका चार्ज निकालने के लिए बोलेंगे डेंसिटी समान है। तो डेंसिटी बराबर डेंसिटी किसकी? बड़े लड्डू की छोटे लड्डू से। लड्डू कहां से आ गया? ये रहा लड्डू। बड़ा लड्डू की डेंसिटी छोटे लड्डू के समान है। बड़े लड्डू की रेडियस आर है, छोटे लड्डू की रेडियस स्मॉल आर है। हमें बस ये पता करना है कि छोटे लड्डू में चार्ज कितना आया। जब पूरे लड्डू में चार्ज क्यू है, पूरा चार्ज क्यू है, तो छोटे में चार्ज कितना है पता करना। तो डेंसिटी क्या होता? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। किसका? बड़े मियाँ का मास अपॉन वॉल्यूम और छोटे मियाँ का मास अपॉन वॉल्यूम सेम है, ठीक है। अब छोटे का मास अपॉन वॉल्यूम बोले तो यहां पे चूंकि चार्ज डेंसिटी की बात चल रही है इसलिए चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है। जब मास डेंसिटी की बात चलती है तो मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी की बात होती है तो यहाँ चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगा। तो ये मास को हटा के क्या लिख देंगे हम? चार्ज। और यहां पे भी क्या लिख देंगे? चार्ज। अब छोटे मियाँ का जो चार्ज है उसको अपन क्यू डैश बोल रहे हैं, ठीक है, क्यू डैश बोल रहे हैं। और बड़े का जो चार्ज है उसको क्यू बोल रहे हैं। बड़े का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब क्योंकि स्फीयर है, और छोटे का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्यू डैश निकल गया। क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब, आ गया क्यू डैश। ये है चार्ज एनक्लोज यहां पे, ठीक है। अब ये जो चार्ज एनक्लोज है इसको मैं साइड में लिखा, ठीक है। ये अपना इधर चल रहा है डेरिवेशन। अब ये चार्ज एनक्लोज को मैं इसमें डाल दूंगा फ्लक्स में। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू इप्सिलॉन नॉट। ये सत्य है, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 भी सत्य है और 2 भी सत्य है तो 1 2 के बराबर होगी।
1 2 के बराबर होगी, तो कर दो बराबर। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू QR³ अपॉन R³ इंटू इप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखो R² और R³ तो कैंसिल ही होगा, एक ही R बचा इधर, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, एक R बचा यहाँ पे। तो क्या आएगा, E आएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, Q आएगा ऊपर, एक R बच गया वो आएगा, और नीचे R³ आएगा। ये आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है वो, लिख रहा तो यहां लिख देता हूं एक बार और। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R³। ये आएगा, ये R पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब सारी बातें क्लियर हुई तुमको, सारी बातें मतलब 4 बातें हैं। चलो इसको नोट करो पहले फटाफट। अब कहानी समझा दूं फिर से एक बार। स्फीयर कितने प्रकार के, बोले 4 प्रकार के। पहला कौन सा, सॉलिड। दूसरा कौन सा, खोखला, ठीक है। फिर ये सॉलिड चांदी का बना हुआ, सॉलिड प्लास्टिक का बना हुआ, खोखला चांदी का बना हुआ, खोखला प्लास्टिक का बना हुआ। सब पे चार्ज दिया, इनमें से 3 पे चार्ज सरफेस पे आ गया। कौन कौन से, एक तो खोखले, दोनों खोखले पे तो अंदर जा ही नहीं सकता। दूसरा कंडक्टिंग सॉलिड के अंदर चला गया, और अंदर से जैसे ही दिया तो बाहर निकल के आ गया। लेकिन नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक का सॉलिड में अंदर चार्ज दिया तो अंदर ही रह गया, तो उसको अपन ने बोला कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अंदर। हर केस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है, नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पर अपन निकाल नहीं पाएंगे। अब यहां पे हमने क्या बोला कि ये जो 4 स्फीयर्स हैं इसमें 3 केस बनेंगे। पहला इनसाइड, एक सरफेस पे, एक आउटसाइड। सरफेस पे चारों में और आउटसाइड चारों में एक ही फॉर्मूला होता है, वो है 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 Q बाय R² सरफेस पे, कैपिटल R², और Q बाय स्मॉल R² बाहर की तरफ, ठीक है। वो चारों में एक जैसा, सिर्फ इस वाले में अंदर अलग। अच्छा, हॉलो में अंदर 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। इसमें एक अलग ही निकलता है। इसमें क्या होता है कि ये डेफिनेशन के अनुसार तो ठीक है, ये चार्ज एनक्लोज जो होता है ना, ये पूरे चार्ज से कम होता है, तो उसको निकालने के लिए हमको ये इस्तेमाल करना पड़ा। इसको यहां डाला, बराबर कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। तो Q 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 Q बाय R³ इनटू स्मॉल r। अब यहाँ पे देख लो, अगर स्मॉल r को मैं बड़ा करते करते कैपिटल R पे ले जाऊं तो छोटा r बड़ा R हो जाएगा, तो R की जगह कैपिटल R, नीचे वाले R से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R² बचेगा। तो ये R² बचेगा, ये R की जगह कैपिटल R रख के देखो, नीचे R³ है, एक R से एक R² बचा ना, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 Q बाय R²। काय का फॉर्मूला हो गया, सरफेस का, तो वापिस आ गया ना इससे सरफेस का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो आज आपका गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस चल रहे थे, उसका एक मेजर पार्ट जो कंफ्यूजिंग है वो सरलता से पूरा हो गया। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।